His Excellency Fumio Kishida, the Prime Minister of Japan. Japan will continue to be a trading and investment nation, open to the world. सितंबर 2022 में जब दुनिया रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर उलझी थी, उस वक्त जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो न्यूयॉर्क में थे। वैसे तो उनकी यह यात्रा संयुक्त राष्ट्र संघ की सालाना बैठक के लिए थी, मगर उनका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जाना महत्वपूर्ण सुर्खियां लेकर बाहर आया। प्रधानमंत्री फुमियो ने अमेरिका के फंड्स और निवेशकों से कहा कि जापान अपने सबसे अंधेरे कोने में रोशनी कर रहा है। Japan is the largest investor in the US. जापान की भीमकाय कंपनियां या कॉरपोरेशन अपने अपारदर्शी और मनमाने प्रबंधन के लिए कुख्यात हैं। दरअसल दुनिया में सबसे बदतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रही है जापान की। प्रधानमंत्री फुमियो ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कहा कि जापान के कॉर्पोरेट अब सुधर रहे हैं। Japanese companies has significantly changed. उनके बोर्ड पारदर्शी किए जा रहे हैं। बीते 2 साल में सुधारों के बाद कंपनियों की साख भी बेहतर हुई है और कमाई भी बढ़ी है। जापान के प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि उनके देश के जिद्दी कॉरपोरेट केवल सरकार के सुधारों से नहीं सुधरे। बीते 3 साल में जापान में ऐसा कुछ हुआ है जो कभी नहीं हुआ। सनद रहे कि जापान की कंपनियों में लोकतंत्र नहीं है। कंपनी के मालिक का वचन ही शासन होता है। शेयरधारकों की तरफ से आवाज उठाने की परंपरा नहीं है। 2005 में जापान की मेगा इंटरनेट कंपनी लाइवडोर में एक बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड खुला। 2015 में ऐसा ही तोशिबा में हुआ। इसके बाद जापान में निवेशकों की सक्रियता बढ़ने लगी। खासतौर पर विदेशी निवेशकों ने कंपनियों के कामकाज पर सवाल उठाने शुरू किए। अमेरिका की निवेश कंपनियों और जापान के छोटे निवेशकों ने दबाव बनाया तो 2020 में तोशिबा, ओलंपस और क्यूशू रेलवे के प्रबंधन में बड़े बदलाव हुए। इन कंपनियों के ताकतवर डायरेक्टर्स को कंपनी छोड़नी पड़ी। 2021 में सोनी कॉरपोरेशन को निवेशकों के दबाव पर शेयरों का बायबैक करना पड़ा। इन घटनाक्रमों की छाया में जापान ने कॉर्पोरेट सुधार शुरू किए, जिनके जरिए जापान अपनी नई ब्रांडिंग कर रहा है। जापान को पूरी दुनिया में स्थापित करने वाले ब्रांड और उन्हें चलाने वाली कंपनियां कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर इतनी बदनाम क्यों हैं? क्यों सरकारें चाहकर भी इनके कामकाज नहीं बदल पाती? पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। जापान का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है मेइशिन। यह नगोया से कोबे को जोड़ता है। इस राजमार्ग पर चलने वाले जापान के इतिहास के सबसे निर्णायक इलाकों से गुजरते हैं। मेइशिन एक्सप्रेसवे ले जाता है सेइकिगारा के इलाके में, जो जापान के मध्य में नगोया से करीब 100 किलोमीटर दूर है। 16वीं सदी का जापान तोयोतोमी हिदेयोशी के नेतृत्व में बना था। समुराई हिदेयोशी जापान के सबसे ताकतवर सामंत थे। उन्होंने जापान का एकीकरण किया, मगर हिदेयोशी का युग बीता तो जापान बिखरने लगा। 17वीं सदी के अंत तक जापान में गृह युद्ध शुरू हो गया। देश के अलग अलग हिस्सों में डामियो यानी सामंत राज करते थे। उन्होंने पूरे जापान पर कब्जे की जंग शुरू कर दी। इस जंग का निर्णायक क्षण आया सेइकिगारा में। सेइकिगारा के पर्वतीय घाटियों के इलाके में 2 सेनाएं आमने सामने आ डटी। पश्चिम की सामंती सेना का नेतृत्व कर रहे थे इशिदा मित्सुनारी और पूर्व की सेना थी तोकुयावा लेयासु के नेतृत्व में। जापान के इतिहास की यह सबसे भयावह खूनी जंग थी। जीत हाथ लगी तोकुयावा लेयासु के। उन्होंने अपने युद्ध कौशल और रणनीतिक गठजोड़ से मित्सुनारी को हराकर जापान में इतिहास का नया दौर प्रारंभ कर दिया। सेइकिगारा के युद्ध के साथ जापान में सेंगोकू युग का समापन होता है। शासन संभालने के बाद तोकुगावा वंश ने जापान का एकीकरण किया। यहां से प्रारंभ हुआ जापान का ईडो युग, जिसे आर्थिक विकास और संस्कृति की दृष्टि से सबसे मूल्यवान माना जाता है। तोकुगावा वंश का शासन करीब 250 साल तक चला। जापान के इस युग में समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया था। इनमें से एक थे किसान, दूसरे थे समुराई यानी सैनिक, तीसरे थे कलाकार और चौथे थे व्यापारी। शांति और स्थिरता के ईडो युग में जापान को मिले नए शहर और इसी युग में जापान में नींव पड़ी जाइबेत्सु की। जाइबेत्सु का रिश्ता आज उन सुधारों से है जिनका जिक्र प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने न्यूयॉर्क में किया था। जाइबेत्सु जापान के औद्योगिक इतिहास की अनोखी रचना है।
जाइबेत्सु परिवार नियंत्रित विशाल कारोबारी समूह थे जो कई सारे उद्योगों में एक साथ फैले थे। यही वह औद्योगिक घराने थे जिनके तौर तरीकों के कारण आज भी जापान की कॉर्पोरेट गवर्नेंस बदनाम है, और इन्हीं को बदलने के लिए जापान की सरकार को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। हुआ यूं कि 17वीं सदी में ईडो युग की प्रगति के बाद कारोबार के नए अवसर खुलने लगे। टोक्यो को तब ईडो कहते थे। यहाँ था मित्सुई परिवार जो दर्जी का काम करता था। जापानी किमोनो बनाने में उनकी महारत थी। व्यापार के अवसर बढ़ते ही मित्सुई परिवार ने वित्तीय लेन देन, खदानों और फैक्ट्रियों में निवेश शुरू कर दिया। बताते हैं कि मित्सुई परिवार का सम्राट तोकुगावा शोगुनात्से से अच्छा रिश्ता था। 1673 में जापान के पहले जाइबेत्सु ने आकार लेना शुरू कर दिया। यह था मित्सुई का जाइबेत्सु। बाद के दशकों में मित्सुई की उड़ान ऊंची होती चली गई। 19वीं सदी तक मित्सुई समूह जापान का सबसे बड़ा और पुराना जाइबेत्सु बन गया था। इस बहुआयामी कारोबारी घराने ने सरकारों की मदद से असंख्य कारोबारों और पूरी दुनिया में अपना विस्तार कर लिया। इसी समूह ने ब्रिटेन के निवेशकों से कोयला खदानें खरीदी और खुद को एक माइनिंग दिग्गज में बदल दिया। मित्सुई जैसा ही था सुमितोमो। यह उद्योग वंश या जाइबेत्सु जिसने अपनी शुरुआत तांबे के खनन से की थी। बाद के दशकों में सुमितोमो रेलवे इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीग्राफ और बैंकिंग कारोबारों में फैल गया। 1990 में दुनिया में तांबे की किल्लत हुई, लेकिन इससे पहले सुमितोमो ने सस्ता तांबा खरीद लिया था और खूब कमाई की। यासुदा और मित्सुबिशी के जाइबेत्सु भी 19वीं सदी में बने और कुछ ही दशकों में ये विराट औद्योगिक घराने बन गए। जाइबेत्सु कारोबारों का एक जटिल ताना बाना होता है जिसमें एक विशाल परिवार एक साथ कई तरह के कारोबार चलाता है। इन घरानों ने 20वीं सदी तक जापान के विकास का नेतृत्व किया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर हमले के बाद जाइबेत्सु लड़खड़ा गए। युद्ध की तैयारियों के लिए जापान की सरकार ने इन विराट औद्योगिक घरानों पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन जाइबेत्सु की ताकत खत्म नहीं हुई। एटमी हमले के बाद जब जापान का पुनर्निर्माण शुरू हुआ तो मित्सुई, सुमितोमो, मित्सुबिशी नए अवतार में सामने आए। अब इन पुराने समूहों ने खुद को कई कंपनियों में बांट लिया था जो पूंजी बाजार से लेकर कर्ज के बाजार तक सक्रिय थी। जापान की बैंकिंग की यह सबसे बड़ी ग्राहक हो गई थी। अब जाइबेत्सु का नया संस्करण बन गया था किरेत्सु। जापान के मेगा कॉर्पोरेशन किरेत्सु सिस्टम पर चलते हैं, जहां एक विशाल कॉर्पोरेशन में कई कंपनियां होती हैं जिनके बीच आपस में जटिल और परतदार हिस्सेदारी होती है। यह प्रणाली कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पारदर्शिता की दुश्मन है। जापान की कंपनियों में लोकतंत्र नहीं है, सत्ता का केंद्रीकरण है, विदेशी निवेशकों को बहुत कुछ बताया नहीं जाता। सरकारी नजदीकी और बैंकों के संरक्षण के कारण जापान के मेगा कॉर्पोरेशन भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे रहते हैं। जब घोटाले खुलते हैं तभी पता चलता है कि इन विराट कंपनियों के अंदर हो क्या रहा था। बहुत से लोग मानते हैं कि जापान में कंपनियों का कामकाज ही जापान में नए निवेश की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। अब जापान में निवेशक लौटने लगे हैं। शेयर बाजार मई के महीने में 33 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया। निवेशकों को उम्मीद है कि जापान ने अपने अतीत से सबक लिया है। अब कंपनियों में स्वतंत्र डायरेक्टर नियुक्त होंगे, शेयरधारकों को सवाल पूछने की आज़ादी मिलेगी, किरेत्सु को खत्म किया जाएगा। मगर क्या जापान के ताकतवर कारोबारी घराने इस लोकतंत्र पर राजी होंगे? वक्त बताएगा। लेकिन जापान में कुछ नए बदलाव तो शुरू हो ही गए हैं। यह था आज का किस्सों का सिक्का। आप बने रहिए मनी 9 के साथ। समझ है तो सहज है।